चलो बेटा केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर लो। कौन सा चैप्टर है बेटा? केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा देखो केमिकल बेटा बात नहीं। अच्छा बताओ बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो सिंगल एटम आइसोलेटेड एटम अनस्टेबल होता है। जब उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है ना? जैसे मान लीजिए जैसे जिस कंडीशन में आप लोग हो, ये आइसोलेटेड एटम हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम स्टेबल हो जाओगे, है ना? तब क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये एक आइसोलेटेड एटम टहल रहा, ये एक आइसोलेटेड एटम टहल रहा, क्यों बेटा? अभी ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। लेकिन मान लो इनके बीच में बॉन्ड बन जाए तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी? केमिकल बॉन्डिंग की। अच्छा बॉन्ड बनाने से क्या होता है? एटम से बन जाता है मॉलिक्यूल, है ना? जब बहुत सारे एटम एक साथ आएंगे तो क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल बना लेंगे, है ना? अच्छा एक बात समझो, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को करना होता है कम। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहां पे ऐसे बीच में लिखिएगा बॉन्ड। अब आप कहेंगे कहां लिखें, है ना? तो मैं बता रहा हूं कहां लिखोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कहां लिखोगे, तो आप यहां लिखोगे, है ना? हाँ इतनी सी बात है, थोड़ी सी बात है, लिख लो। और कहीं ना लिखना, बाकी एकदम प्रॉपर जगह है अंदर। क्लियर है? तो लिखो बॉन्ड, लिखो बॉन्ड, इस साइड लिख लो, लिखो बॉन्ड। बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। पहला तो कौन सा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और कुछ कौन से आते हैं? वीक बॉन्ड की कैटेगरी में। क्लियर है? अच्छा देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बॉन्ड जो होते हैं ये होते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इसका मतलब है ये हमेशा एटम के बीच में काम करते हैं, है ना? और जो वीक बॉन्ड होते हैं ये होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। ठीक है? अब इस कैटेगरी में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? तो देखो पहला बॉन्ड इसमें आता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। दूसरा इसमें आता है कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद कौन सा बॉन्ड आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लास्ट में कौन आता है? बताओ बेटा। मेटेलिक बॉन्ड। तो ये चार बॉन्ड तो हो गए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। अच्छा इंटर एटॉमिक का मतलब समझ रहे हो? ये एटम के बीच में बॉन्ड बनेंगे। और ये बॉन्ड कहां बनेंगे? मॉलिक्यूल के बीच में, है ना? तो यहां दो आप सिर्फ पढ़ो। पहला कौन सा है? बताओ बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो दूसरा है वो है वांडर वॉल फोर्स। कहने को फोर्स है लेकिन ये एक वीक बॉन्ड की तरह हम लोग कंसीडर करते हैं। अच्छा बताओ बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? दो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। चार बॉन्ड ये जो हमने लिखा है ये स्ट्रॉन्ग है, और ये दो बॉन्ड जो हमने लिखा है ये कैसे है? वीक। स्ट्रॉन्ग जैसे इंटर एटॉमिक का मतलब समझते हो? जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब वो अलग बात है कि स्ट्रॉन्ग में से कौन सा बन रहा। अच्छा मान लो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? A2। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? A2। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? वीक बॉन्ड, है ना? अब इनमें से कौन बनना है तो बात की बात है। क्लियर है? इसको लिख लो। अब उसके बाद डायरेक्ट आ जाओ कहां पे? बुकलेट पे। हाँ लिख लो इसको, जल्दी से लिखो बेटा। हाँ लिखना पड़ेगा। इधर लिखना, इधर ये वाला, इधर लिख लो। बाकी कहीं जगह नहीं कम पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत सारा इसमें जगह छोड़ा हुआ है। चलो अच्छा, ये कहानी सबको समझ में आ गई? अब सारे बच्चे आ जाएं कहां पे?
देखो अब आ जाओ बुकलेट पे, आ जाओ बुकलेट पे आओ। अब जरा ध्यान से देखो, अब जितनी ऐसी बातें हैं जिनको जो थ्योरी का पार्ट है वो सब लिखा हुआ है। देखो भैया, लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ वन आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब, मैटर वो सब्सटेंस होता है जिसका कुछ मास हो और वो कुछ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करे, है ना। ऐसी हर चीज का नाम क्या रख सकते हो? मैटर, है ना। अब देखो बेटा, मैटर बन सकता है कैसे? एक टाइप या अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर क्या बनेगा? मैटर, है ना। अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई एलिमेंट आइसोलेटेड कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन द नेचर। लेकिन किसको छोड़ के? नोबल गैस। नोबल गैस आइसोलेटेड एटम के रूप में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। लेकिन इसके अलावा और भी कोई आइसोलेटेड एटम स्टेबल नहीं होगा। उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? बॉन्ड बनाने की। किसकी जरूरत पड़ेगी? बॉन्ड बनाने की। जैसे मान लो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, यदि ये आइसोलेटेड अकेले भी हैं तो वो स्टेबल हैं। लेकिन कहीं यदि मान लो H लिखा है तो ये स्टेबल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। क्लियर है? हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है और बाकी एलिमेंट का ऑक्टेट होता है ना। अब जरा ध्यान से समझो। हाउएवर, जबकि अ ग्रुप ऑफ एटम इज फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर, जबकि एक एटम का समूह एक साथ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एटम के समूह का नाम ही क्या होता है? मॉलिक्यूल, है ना। एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज हैविंग चार्ज्ड और हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कुछ गड़बड़ हुआ क्या? प्रॉपर्टीज, सच अ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, क्या इसको बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम टुगेदर, मतलब एटम को एक दूसरे से बांधे रखने के लिए कुछ वहां इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं और उन्हीं इंटर एटॉमिक फोर्स का नाम हम लोग क्या रख देते हैं? बॉन्ड। क्लियर है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा देखो, मॉलिक्यूल बनेगा तो किससे मिलके बनेगा? एटम से, है ना। टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, इसी का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। जैसे मान लो आइसोलेट हाइड्रोजन टहल रहा और ये एक आइसोलेट हाइड्रोजन टहल रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। तो ये क्या बन गए? H2। पहले अलग अलग क्या थे? दो एटम, लेकिन ये ग्रुप बना लिए और यही क्या कहलाया? मॉलिक्यूल। ये स्टेबल हो गया। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एटम, यही तब से पढ़ा रहे थे, है ना। मॉलिक्यूल आइसोलेटेड एटम से ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। अच्छा यहां पे देखो एक क्वेश्चन किया गया है, केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस वाई। केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, होता है क्यों, है ना। अच्छा क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन होने की आवश्यकता पड़ी? तो देखो क्यों, टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जहां पे भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तुम समझ लेना वो NH2 NP6 की बात कर रहा है। अरे नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6, है ना। अच्छा क्या लिखा है? टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। बॉन्ड बनने से होता क्या है कि जो वहां पोटेंशियल एनर्जी होती मॉलिक्यूल की वो क्या होती है? घट जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां लिखना स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो इसको बेटा। देखो एटम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है जबकि मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो।
ठीक है। अच्छा, और मैं एक बात बताऊं, ये लाइनें एज इट इज एनसीईआरटी के हैं, सीधे वहां से उठाई गई, यहां चिपकाई गई। समझ में आ रहा? हाँ, इसमें ना तो इज़ैम आर तक नहीं चेंज किया गया। क्लियर है? जैसे आपको एकदम वही फीलिंग आए। यहां तो देखो, तुम नहीं लग रहा, इसको देखो, नहीं समझे? यदि ऐसे ये लिखा गया होता तो ओ के ऊपर वो नहीं होते, है ना? ये सीधे वहीं से उठाया गया, सीधे यहां रखा गया। हाँ, देखो कोसल और यहां पे हाइफेन था। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो क्या है, कोसल और यहां एक लाइन ऐसे लिखी है, ऐसे ऐसे हाइफेन है। जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे, हमने उस हाइफेन को हटा के वहां क्या लगवा दिया, एंड, है ना? क्या लगवा दिया, एंड। क्योंकि कोसल की अलग जानकारी है और लुइस की अलग जानकारी है, ये दो लोग हैं। ठीक है, तो देखो अब दो बंदे आए, कौन, कोसल एंड लुइस, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के अपने अपने अप्रोच दिए। जैसे दो दोस्त हैं और किसी काम को करने के लिए उन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किया, है ना? तो केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोसल ने अपने विचार रखे, और केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, लुइस ने अपने विचार रखे। तो सबसे पहले हम किनके विचार सुने जा रहे हैं, कोसल, अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसल का क्या अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग को लेके, कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। अच्छा, यहां पे हमने देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखा, इसको अभी थोड़ी देर बाद समझ पाओगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है। क्लियर है? तो हुआ क्या, कोसल ने ज्यादा जानकारी दी कौन से, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, और लुइस ने जानकारी दी आयनिक बॉन्ड और प्लस कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों की जानकारी दी। लेकिन मैक्सिमम जानकारी किसकी दी, कोवैलेंट की। क्लियर है? लुइस ने आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है इसकी भी जानकारी दी, और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इसकी भी जानकारी दी, लेकिन मैक्सिमम जानकारी किसकी दी, कोवैलेंट की। अच्छा, कोसल ने प्योरली किसकी जानकारी दी, किसकी, आयनिक बॉन्ड की। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अभी ये वाली बात तुम्हारी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। इन द पीरियाडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल। अच्छा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल का मतलब कौन से ग्रुप के बंदे की बात चल रही है, फर्स्ट है ना? और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन, और ये कौन सा है बताओ बेटा, सेवेंथ है। कौन सा, सेवेंथ है ना? आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। हमने आपको एक बात सिखाई थी कि पीरियाडिक टेबल कैसी होती है बेटा, पीरियाडिक टेबल कैसी होती है, गोल, है ना? तो जब पीरियाडिक टेबल को करोगे ऐसे गोल, तो बताओ जीरो ग्रुप के बाद के पास कौन आ जाएगा, फर्स्ट है। ऐसे जब ऐसे आप देखोगे तो फर्स्ट है यहां दिखेगा, जीरो यहां दिखेगा, लेकिन जब आप ऐसे घुमा गोल कर दोगे तो जीरो ग्रुप के बाद कौन दिखेगा आपको, फर्स्ट है। अच्छा बताओ, ये हुआ सेवेंथ है, यहां आएगा जीरो और यहां कौन आएगा, फर्स्ट है। तो अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट ए और सेवेंथ ए के बीच में कौन ग्रुप आ गया, जीरो ग्रुप। ये ऊपर वाली लाइन वही लिखी है। पढ़ो सारे बच्चे। आज आपको यह महसूस हुआ होगा कि हां वास्तव में पीरियाडिक टेबल गोल होती है। क्लियर है? पढ़ लो जरा इसको, एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब सुनिएगा सारे बच्चे। द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव आयन फ्रॉम अल्कली मेटल एटम। क्लियर है? अच्छा देखो, निगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, जब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो, और पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन क्या है, पैसा, और प्लस क्या है, गरीब, माइनस क्या है, अमीर। तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है, गरीब हो रहा, इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और माइनस का मतलब है वो बंदा अमीर हो रहा, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो सुनो होता क्या है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये निगेटिव आयन क्रिएट करते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहे हैं, हाइड्रोजन, है ना। और पॉजिटिव आयन कौन बना रहा है, अल्कली मेटल। इसका मतलब अल्कली मेटल क्या कर रहा है, बताओ बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और बताओ हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं बेटा, बताओ बेटा, ये क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो देखो वही बात लिखिए, द फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव आयन फ्रॉम अल्कली मेटल एटम एसोसिएटेड विद, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, लॉस कौन कर रहे हैं, अल्कली मेटल। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो, अभी ये अगली लाइन देखो, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जब निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है तब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, और अल्कली मेटल जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। और कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, इसका मतलब वो सबसे अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। अभी नीचे वही सिखाते हैं, द नोबल गैस विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम। नोबल गैस में कौन एक्सेप्शन है, हीलियम। अच्छा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कौन से ब्लॉक का बंदा समझ में आता है, एस, लेकिन रखा कहां है, पी में। तो इसको तुम ना सुधारना, ये कमी केमिस्ट्री की है। क्लियर है, कहें अच्छा हम आज के बाद इसका मानेंगे, तो तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, तुम्हें नहीं सुधारना है, तुम्हें बस पढ़ के गोला लगा के निकल लेना है। समझ में आ रहा, हाँ, मास दिए होते एएमयू में और हम बोलते हैं ग्राम में, समझ रहे हो ना, बस समझ लो, इसके आगे तुम कुछ ना समझना। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का आज तक पता नहीं लगा पाए कि कहां रखे तो ये ठीक रखा रहेगा। ये कमी किसकी है, केमिस्ट्री की, है ना। हीलियम है, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, एस में, तो एस ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन है कहां का, पी का। ये कमी किसकी है, केमिस्ट्री की। तो इसे तुम ना सुधारने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, विच हैज डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस में सिर्फ आप हीलियम को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, हीलियम को, तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, लेकिन हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है ना। हीलियम का क्या कंप्लीट होता है, डुप्लेट। ये क्या लिखा है, डुप्लेट, और बाकी सबका ऑक्टेट। क्लियर है। हैव अ particularly stable outer cell configuration of 8 इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट सेल में हो तो उसी को बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि नोबल गैस है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, NH2NP6। कहानी समझ में आ गई। चलो, लिखा है द निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अलग बात है कि फोर्स लिखा नहीं है। अब जरा देखो, हमने फोर्स शब्द यहां क्यों बोला। अच्छा देखो, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, क्लियर है। और ये थोड़ी दूर पे रखे हैं, मान लो डिस्टेंस इनके बीच की आर है, या डिस्टेंस है तो डी मान लो, है ना। तो अब देखो, ये वाला प्लस का चार्ज इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस वाला इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या होता है, कूलम्बियन फोर्स। कौन सा फोर्स, कूलम्बियन फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैट में प्लस क्यू का काम करता है वही अपने यहां केमिस्ट्री में कैटायन काम करता है। जो वहां माइनस क्यू का काम करता है वही अपनी केमिस्ट्री में एनायन काम करता है। अब कैटायन और एनायन
थोड़ी दूर पे रखे हैं, तो बताओ इनके बीच भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, हाँ या ना? तो वही लिखा है, निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन समझ में आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द above scheme कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। अब देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। और तुमको बताएं मेन सवाल कहां है? मेन सवाल चैप्टर में आखिरी में है, जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, जहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी। पहले ये सब कहानी है NCERT की, समझ रहे हो? तो अब हम इसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो तुम देखोगे तो तुम कहोगे सर कोसेल और लुईस वाला तो नहीं पढ़ाया गया। ये भी मजबूरी है ना? सवाल इसके बाद से शुरू है, फिर भी पढ़ो। सुनो, अच्छा सोडियम का बताओ, इसका बताओ जेड कितना है? 11। अच्छा, जब 11 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे नोबल गैस की मदद से, तो क्या लिखोगे? नियॉन 3s1। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सबको पढ़ाया है, नॉर्मल भी और विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस। अब देखो क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। चाहे यहां प्लस क्यू लिख दो और ना मन करे तो आप यहां माइनस इलेक्ट्रॉन लिख दो, चाहे यहां प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दो, चाहे यहां माइनस लिख दो। क्लियर है? अच्छा, ये करना जानते हो ना कि यही माइनस जब इधर लाओगे तो प्लस का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन प्लस का होगा मतलब ऐसे होगा, यहां प्लस ना लगा देना, है ना? हाँ, वो तो वैसा ही रहेगा। ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा आप बताओ अच्छा इस समय इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। अच्छा आप बताओ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 10। अब 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा? नियॉन। अच्छा नियॉन हो गया तो नियॉन के लास्ट में NH2NP6 आएगा कि नहीं? बताओ, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया कि नहीं? तो फर्स्ट ए का बंदा जब एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान करेगा तब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। क्लियर है? अब जरा आ जाओ क्लोरीन के पास। इसका क्लोरीन का जेड कितना है? 17। इसके पास इस समय इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है ना? 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, नियॉन 3s2 3p5। तो ये देखो नियॉन का मतलब 10, 10 2 12 और 5 17। अब एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया? गेन। तो आप बताओ इसके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। और जैसे 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो देखो क्या हो जाएगा? NH2NP6 आ गया कि नहीं? अब ये कैसा हो गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। अब चाहे तो आप ये लिख लो और चाहे सीधे आर्गन लिख दो, दोनों बातें सही हैं। क्लियर है? तो आप देखो फर्स्ट ए का तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में गया जब एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान किया, और हाइड्रोजन तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में गया जब वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया। यही बातें ऊपर लिखी थी। क्लियर है? अब जरा देखो, इसको तुमको देसी भाषा में समझा देते हैं। ये तो हुई किसकी बात? ये हुई NCERT की बात। अब तुमको देसी भाषा समझा देते हैं। अब सुनो हुआ क्या। देखो, अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? Na ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये किस में चला गया? Na+ में चला गया। ठीक है, ये है क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया? इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। क्लियर है? तो ये कहां चला गया? Cl-। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसका नाम हम क्या नहीं रख सकते हैं? क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा बताओ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट किया, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अच्छा बताओ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड, है ना? तो अब बताओ Na+ और Cl- के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। अच्छा कैसे बनेगा? ये है Na+ और ये है Cl-। तो जैसे ही Na और Cl के बीच ये बॉन्ड बना तो Na का और Cl का दोनों का चार्ज हो जाएगा खत्म।
और ये इस बॉन्ड का नाम बताओ क्या है? इसी बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बनाना सीख गए कैसे होता है। कैटायन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एनायन हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता। जानते हो यहां सोडियम गरीब तो भले हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने दिया अमीर आदमी को। नहीं भाई, अमीर कौन था? क्लोरीन। गरीब कौन? ने। लेकिन गरीब का ही इलेक्ट्रॉन किसने लिया? अमीर ने। तो कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब ये देखो हमने सिखाया, ये लिखा है सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ CF2। बेटा जैसे इसका इलेक्ट्रॉन, जैसे ये बॉन्ड बना, सेम ऐसे ये बना। अब अपने मन से पढ़ लो इसको, पढ़ो। अरे यहां क्या हुआ होगा देखो बेटा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा तो ये चला हो गया Ca++। क्लियर है? और कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा तो ये चला हो गया F-, है ना। अच्छा देखो, इसने लॉस 2 इलेक्ट्रॉन किया, लेकिन इसने गेन 1 इलेक्ट्रॉन किया। क्यों? हर आदमी की अपनी क्षमता होती है यार। वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? हैलोजन 1। क्लियर है? अच्छा, अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, जब आयनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है किसका? चार्ज का। तो क्या होगा? Ca और CO को मल्टीप्लाई करोगे इसके चार्ज से, और F2 को मल्टीप्लाई करोगे इसके चार्ज से। तो बताओ क्या मॉलिक्यूल बना? CaF2। वही सब नाटक लिखा है इसमें। ठीक है? देखो आगे आ जाओ, ये CaF2 बन गया ना, है ना। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, यहां से आ जाओ, ये तो ऊपर वाली कहानियां हो गई खत्म। ठीक। अब देखो क्या लिखा है, कोसेल्स postulate provide the basis of the modern concept regarding ion formation। अच्छा बताओ, कोसेल के हिसाब से क्या हो रहा? कैटायन कब बनना है? जब अल्कली मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा। और एनायन कब बनना? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा। अरे चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, दोनों से बन क्या रहे? चार्ज। चाहे प्लस वाला बने तो भी चार्ज, माइनस बने तो भी चार्ज। तो बताओ क्या कोसेल का पॉस्टुलेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसका? आयन फॉर्मेशन का नहीं बता रहा है ना। ठीक है। बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देखो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही आयन बनता कि नहीं बनता है? एक में लॉस होता है तो भी ट्रांसफर, एक में गेन होता है तब भी ट्रांसफर। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कौन सा बॉन्ड? आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड से बनेंगे। हिज व्यू हैव proved to be a great value in the understanding and systematization। ऐसा अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है। सिस्टमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक तरीका, समझ में आ गया, ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अब एक बार जरा बेटा अपने से पढ़ लो, ऊपर वाली सारी कहानी इसमें लिखी है। सिस्टमेटाइजेशन भी देख लेना,